Good afternoon, students. Good afternoon to all. Now we will solve the numericals of the chapter Force and Laws of Motion. Yesterday we have completed it to question number 6, and from 7, question number 7, we will start today. So you please open your NCERT book. We have completed question number 6 and discussed क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों ने डिस्कशन किया था. अगर बना लिए होगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बनाते हैं इसको. क्वेश्चन है कि 18,000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 wagons, each of 2,000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton, if the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force. नेट एक्सीलरेशन फोर्स जो हो जाएगा वो 35,000 न्यूटन हो जाएगा. 40,000 माइनस 5,000. और इसका बी नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर बी कहता है द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन. तुम लोग को बताए थे पूरा ट्रेन का मास, इंजन का मास है 8,000 kg, एक वेगन का मास है 2,000 kg, तो 5 वेगन है तो 10,000 kg प्लस इंजन का 8,000, तो ये हो गया टोटल 18,000 kg मास. द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन. Acceleration of the train. Acceleration equal to A equal to F by M. A equal to F by M. तो फोर्स कितना लग रहा है? नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स ट्रेन पर लग रहा है 35,000. टोटल मास 18,000 kg. ठीक है.
इसको चेंज करेंगे, कटाएंगे 35/18 और डेसिमल में भी कर सकते हो। इसको डेसिमल में भी कर सकते हो। बोलो क्या कहना है प्रिया कुमारी? यस, स्पीक प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी हैंड रेज की है, क्या क्वेश्चन है कुछ? तो द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन ए इक्वल टू एफ बाय एम। एफ ये दिया हुआ है, टोटल मास 18,000 kg, तो 35/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको डेसिमल में भी कर सकते। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग भी क्वेश्चन को रीड करोगे और एक बच्चे को हम क्वेश्चन रीड करने के लिए, अंशु, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कल रीड कर दिए थे। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 18, 8 नॉट 18। Yes, yes, sir. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? Very simple question. Mass equal to 15,000 kg given, acceleration given, we have to find force. So F equal to ma. Negative acceleration is given. So find it by using the formula F equal to ma. Simply F equal to ma कर देंगे, mass into acceleration 2550 मीटर हमारा आंसर आएगा। नोट कर लो इसको। Now read question number 9. Yes, sir. What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? First, mv square whole square, mv square, half mv square और mv. तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? बताओ। You know the right answer of this question? मयंक कुमार, यस सर। क्या होगा? सर mv, ये एमवी क्या है? Yes, mv. मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। Velocity. ठीक, सर एक क्वेश्चन था। इसी का। यस सर। सर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला तो सर सिर्फ
तभी वैलिड होगा ना जब मास कांस्टेंट होगा। मास कभी वेरिएबल होता है क्या? सर मास अगर इज ऑलवेज रॉकेट के केस में, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास नेवर चेंज, मास वेरिएबल नहीं होता है, ये सर मास मास नहीं होता, कांस्टेंट बट रहता अगर है। सर अगर ये देखा जाए सर सेकंड लॉ में तो ये है ना कि सर ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, तो डीएम बाई डी टी सर डीपी बाई डी टी होगा ना, तो सर मोमेंटम कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यस F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाय टी। m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी बन जाएगा a एक्सीलरेशन। फाइनली वो फिर बन जाएगा F इक्वल टू एम ए, वो ये वापस सर F सर इक्वल टू रॉकेट एम ए। सर रॉकेट के केस में तो मास सर घटते रहता है उसका जब ऊपर जाता है, तो फिर वहां पे मास तो कांस्टेंट है। ओह, मास को घटाया जा रहा है ना, मास को यस तो सर। वहां से जो जल रहा है, फ्यूल जल रहा है ना, तो फ्यूल जब जल यस रहा है तो वो स्मोक बन करके निकल रहा है। अगर हम इस डस्टर को काटना चाहे तब इस काट करके इसको मास को अलग किए ना, सेपरेट किए ना, अदरवाइज ये अनचेंज है, इसका मास जो है अगर हम अर्थ पर है, मून पर लेकर के जाए, जुपिटर पर लेकर के जाए, तो ये डस्टर जितना मास है उतना ही मास रहेगा। अब इसको हम कट करना शुरू कर दें, जलाना शुरू कर दें, तब तो वो जल जाएगा ना, वो अलग अलग और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल करके वो रह जाता है। मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम्हारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में है। Mass law of ओके सर। conservation of mass. Mass neither be created nor be destroyed. It can only be changed from one form to another form. रिएक्शन के पहले मास, रिएक्शन के बाद मास टोटल कांस्टेंट रहता है, तो कभी नहीं बदलता है। ओके सर। चलो, तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। डी ऑप्शन में दिया हुआ है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। चलो अंशु, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो। Yes, sir. Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? ठीक है, ये आंसर भी हम पूछेंगे बच्चों से, जो जानते हो वो हैंड रेज करो। ठीक है, मयंक कुमार इसका आंसर देना चाहता है, बताओ मयंक। यस सर। यूजिंग ए सर यहाँ पर हॉरी फोर्स, यस सर, रीजन 200 न्यूटन का फोर्स को सर जीरो करना पड़ेगा, अगर ये एक्सेलरेशन जीरो करना पड़ेगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको मूव कराना है, तो सर एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए फोर्स जीरो करना पड़ेगा, और फोर्स जीरो सर तभी होगा सर 200 का न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो। इसका आप कह रहा है यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंडेड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? न्यूटन थर्ड लॉ से भी हम लोग जानते हैं कि, और फ्रिक्शन का रूल से भी, जितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन से उतना ही फोर्स लगता है। तो अगर जब बॉडी ये मोशन कर रहा है 200 न्यूटन, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो है 200 न्यूटन के ही बराबर में लगेगा, -200 न्यूटन के बराबर में हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स जो है वो -200 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, गुड। ओके सर। अब तुम लोग को यहाँ पर मोमेंटम पर आधारित क्वेश्चन है।
तुम लोग का सिलेबस से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हटा दिया है, डिलीटेड कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिलीटेड कर दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उस पर आधारित इस चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल है, ओल्ड बुक में दिया हुआ है। अब न्यू बुक में उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया हुआ है, ये रिसेंटली तुम लोग बताओगे। बताओ क्या दिया हुआ है। अंशु, तुम न्यू बुक लिए हो? No, sir. ओल्ड बुक है? Yes, sir. मयंक, तुम न्यू बुक लिए हो? नो सर। ओल्ड बुक है। ठीक है, वो हम लोग स्कूल खुलने पर देख लेंगे और उसको उस हिसाब से, बहुत लोग के पास ओल्ड है, किसी के पास न्यू है, तो सारे को हम लोग एक साथ लेकर के चलेंगे। सो नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 Each रीड of कर। mass 1. Yes, sir. Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in the same straight line, but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the कोलिजन। object after collision. हाँ, बाकी लोग भी क्वेश्चन रीड करोगे। एम भी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर आधारित क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित क्वेश्चन है। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट है जो है एक ही लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, सेम स्ट्रेट लाइन but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? चलो 11 नंबर को देखो, यही इसमें फॉर्मूला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसके लिए जरूरी है पढ़ना, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Law of conservation of momentum states that total momentum before collision equal to the total momentum after collision. फिलहाल तुम लोग इतना जानो, momentum before collision is equal to the momentum after collision. In a system of particle, the total linear momentum of a system of particle remain conserved if the external force applied on the system of particle is zero. It means the total linear momentum before collision is equal to the total linear momentum after collision. यह पहले गिवन है, m1 1.5 kg है, m2 भी 1.5 kg है, u1 2.5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और ईच दूसरा बॉडी भी जो है 2.5 का स्पीड से चल रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। और टकराने के बाद उसका पूछता है मोमेंटम क्या है।
पहला बॉडी का मोमेंटम m1u1 होगा और दूसरा बॉडी का मोमेंटम m2u2 होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। तो पहला का मास ये और वेलोसिटी ये, इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले का मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो टोटल मोमेंटम, पहला बॉडी का मोमेंटम m1u1 अब प्लस दूसरा का मोमेंटम m2u2। बट ध्यान दो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें निगेटिव साइन लगेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, माइनस लग जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन बदल गया। ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5। अब मल्टीप्लाई पर करने का कोई जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में पूरा पूरा कट जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ये टर्म कैंसिल होकर के जीरो हो जा रहा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया जीरो। आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या कहता है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो फॉर्मूला होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये मोमेंटम लिखे हैं, मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन छूट गया है। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो मोमेंटम बिफोर कोलिजन यहाँ हमारा निकला हुआ है जीरो, यहाँ पर हम लोग जीरो पुट करेंगे। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि दे स्टिक टुगेदर, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे में स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को ऐसे करके हम चिपकाए, यहाँ पर टकराने के बाद कहता है दोनों चिपक जाता है। मान लो ये भी 1.5 का है और ये भी 1.5 का है। अब चिपक करके ये टोटल मास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1.5 1.5 दोनों मिल करके 1 हो गया, 3 kg का मास हो गया। अब पूछ रहा उसका वेलोसिटी निकालो, तो टोटल मास कितना हो गया? 3 kg हो गया, और वेलोसिटी पता नहीं है, v मान लेते हैं, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? 3 इंटू भी, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद मोमेंटम हो जाएगा मास 3 kg। अब वेलोसिटी हम मान लिए कितना? वेलोसिटी हम मान लिए v, तो 3v, ये 3v हो गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब तुम v निकाल सकते हो।
ये 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर के 0 से डिवाइड होगा, 0/3 0, यानी कि वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद जो है वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। देखो ये v इक्वल टू 0, ये v निकला 0, टकराने के बाद वेलोसिटी 0, तब टकराने के बाद मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। 3 इंटू 0 0, देखो वेरीफाइड हो रहा है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी 0, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी 0। यही कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहीं से वेरीफाइड भी हो रहा है। ये भी 0 निकला तो 3 इंटू 0 0, मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 0। टकराने के पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम पूरा बराबर है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो है टकराने के पहले टकराने के बाद बराबर रहता है पूरा कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो कंडीशन इज अप्लाइड इफ देयर इज नो एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स का मतलब अगर किसी बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, किसी पर कम लग रहा है, तो ये सभी एक्सटर्नल फोर्स हो गया। किसी पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है तो वो सभी एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो वो सभी जो है अगर रहेगा तब ये 0 0 वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, क्लासरूम में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को तुम लोग को, डी वाले बच्चे को भी जाकर के हम बताएंगे क्लास। चलो इस क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसको समझना है, आंसर इसका छोटा ही होगा। रीड करो अंशु क्वेश्चन नंबर 12। Yes, sir. According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies these by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. ये न्यूटन का थर्ड लॉ पर आधारित क्वेश्चन। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको एक्शन और रिएक्शन पेयर कहा जाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। टीट फॉर टैट भी कहा जाता है। यानी कि अगर इस व्हाइट बोर्ड पर अगर हम 50 न्यूटन फोर्स लगाए तो ये व्हाइट बोर्ड हमारे ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगाए। यही समझना यहाँ पर क्वेश्चन में। अगर हम इस पर 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी हमारे ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगाए। अगर इस मार्कर पर हम 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो ये मार्कर भी हमारे ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाए। वैसे ही अगर एक ट्रक को कौन फोर्स लगा रहा है? अगर ट्रक को कह रहा है कोई धक्का दे रहा है, the object pushes back on us with equal if the object is massive truck park along the move, a student justify। अगर कोई मैसिव ट्रक है उसको ही अगर हम धक्का दे रहे हैं, 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो ट्रक भी हमारे ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाए। लेकिन एक इसका आंसर कर रहा है कि क्या ट्रक में किसी प्रकार का मोशन आएगा, किसी प्रकार का मूवमेंट आएगा? अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे अंदर तो मूवमेंट आ रहा है, हम लोग तो फोर्स लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बॉडी के अंदर में मूवमेंट हो रहा है, हाथ पैर मूवमेंट कर रहा है।
लेकिन ट्रक में मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक स्टूडेंट कह रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है। फोर्स तो बराबर लग रहा है, लेकिन 100 न्यूटन फोर्स, जितना फोर्स हम ट्रक पर लगा रहे हैं, ट्रक का मास के अकॉर्डिंगली वो फोर्स बहुत कम है। ड्यू टू मैसिव मास ऑफ द ट्रक, the mass of truck is too much large than the person, than the student. So no motion take place in the truck, but the other object can change their position. Here the mass of truck is too much large comparatively to the other object. दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ट्रक का मास बहुत हैवी है, और हैवी मास के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने का जरूरत पड़ता है। अगर जो फोर्स लग रहा है उससे कोई दूसरा पर्सन हर्ट भी हो सकता है टकराने से, लेकिन उस ट्रक को कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? रीजन है कि ट्रक का मास बहुत लार्ज है, उसको मूव करने के लिए, उसको मूवमेंट में लाने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंगली फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई पर्सन, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, उससे ट्रक में जो फोर्स लगाएंगे वो उसके लिए बहुत कम है, क्योंकि मास उसका बहुत लार्ज है। ये मोमेंटम में भी आता है। डे टू डे लाइफ में बहुत सारा एग्जांपल देखने के लिए मिलता है। रोड एक्सीडेंट जो होता है वो मोमेंटम का एग्जांपल में आता है। ये जो रोड एक्सीडेंट होता है, अगर एक साइकिल से एक ट्रक टकरा जाता है तो ट्रक को क्या होता है? अगर ट्रक खड़ा भी है और साइकिल जाके टकरा जाता है, ट्रक खड़ा ही रह जाता है और साइकिल वाला डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव मास है ट्रक। इवन कि कार जाकर के ट्रक में घुस जाता है, ट्रक से टकरा जाता है, ट्रक को कोई डैमेज नहीं होता है, नहीं, नेग्लिजिबल, बिकॉज मास ऑफ ट्रक इज टू मच लार्जर देन द मास ऑफ कार, मास ऑफ साइकिल, मास ऑफ मोटरसाइकिल, मास ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे, अपने से एक्सप्लेन करके इसका आंसर को लिखेंगे कि हियर मास ऑफ द ट्रक इज वेरी लार्ज, बट मास ऑफ द पर्सन और अदर ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है इज कंपेरेटिवली लेस देन ट्रक, सो इट डज नॉट मूव द ट्रक। ये ट्रक को मूव नहीं करता है। प्रिया कुमारी, क्या क्वेश्चन है? हैंड रेज की है, स्पीकर ऑन करो। यस, आस्क। बताओ, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से न्यूमेरिकल है। 1-2 मिनट बचा हुआ है, 1.5 मिनट बचा हुआ है, इसमें नहीं होगा। हम लोग अगले क्लास में आगे से करेंगे 13 से। तब तक हम यहाँ से, चलो 1-2 बच्चा, मयंक कुमार बताओ, व्हाट इज Yes. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Sir, in Newton first law of motion, यस, Newton states that an object wants to be an object, if an object is it at rest, it will continue in a rest, and if the object is in motion, it will continue in motion when until and unless an external force is applied on it. गुड। वैभवी 9D, Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन Good morning. सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Sir, Newton's second law of motion states that in the direction we have applied the force, the object will go on that direction, with directly proportional to the force that we have applied. And directly proportional to the product of force and acceleration. Yes, sir. We have applied. हाँ, और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी बताओगे?
Sir, in terms of momentum, I am not that sure, sir. ओके, कोई बात नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल बताओगे?